हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में सीबीएसई क्लास 10 में पूछा गया, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है। और आपको अगर पूरा आपको लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है साथ में उसका एक्सप्लेनेशन को अगर देखना है तो आप लोग इस चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन का पूरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा मार्क्स को बूस्ट करने में। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका 80 to 75% आ रहा, तो अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मोर देन 90% आ जाएगा। ये आपको एक मतलब क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा कि पैटर्न को, एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है उस पैटर्न को पहचानने में आपको मदद करेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लाइट चैप्टर से उसका न्यूमेरिकल को देखेंगे, जिसमें डिस्टेंस इमेज का देखना है और हाइट ऑफ द इमेज को देखना है। ठीक है, मतलब निकालना है। उसके बाद सेकंड एटीपी के बारे में बायोलॉजी से क्वेश्चन है। फिर रेसिडुअल वॉल्यूम लंग्स के बारे में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया। उसके बाद उसका फिगर को समझाएंगे। उसके बाद आपका क्या एक केमिकल रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड, उसको हम लोग देखेंगे कि क्या कलर का होता है, उसका जैसा कौन एक सिमिलर केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसको हम लोग डिफली स्टडी करेंगे। उसके बाद एक तो सूटेबल केमिकल लिस्ट हुआ। इसके बाद मेट्रोलॉजी का चैप्टर का एक टॉपिक है, उसको यहाँ पर पूछा गया, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उन दोनों के बीच जो डिफरेंस जो है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। साथ में रिएक्शन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कैसे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है और किसी भी मिनरल्स को किस तरह से ऑक्साइड में चेंज किया जाता है, उसको प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद एक तो क्या क्वेश्चन रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो लाइट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कैटरिंग, उसको हम लोग देखेंगे। जो 2023 में आपका सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखिए सब 2023 में पूछा गया, सारा लेटेस्ट क्वेश्चन है, सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका स्काई अपीयर्स क्यों ब्लू होता है, उसके पीछे रीजन देखेंगे। फिर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में जो मिक्सिंग होता है वो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये लेक्चर जो होगा आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? ए स्टूडेंट हैज फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाइट 3 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर। क्या है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? ऑन ए वाइट स्क्रीन यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दिया हुआ है। कौन सा मिरर है यहाँ पर? कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो आपको पता है कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि ये कितना होगा? -12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज द, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? यू दिया हुआ है। और पता है आपको ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है चाहे कोई भी मिरर हो, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? -18 हो जाएगा। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। फिर क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना। मतलब हम लोग यहाँ पर मिरर फॉर्मूला यूज करें। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ये मिरर फॉर्मूला होता है। एफ के जगह क्या यहाँ पर पुट करेंगे? -12 करेंगे। ठीक है, और v का तो हमको निकालना है इमेज, और प्लस ये आपका u दिया हुआ है। u कितना है? -18 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 1/12, ये आपका प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो चलिए आपको लिख दे रहे हैं 1/v आपका यहाँ पर -1/18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपका अगर 1/12 है यहाँ पे, तो ये इधर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/18 इक्वल टू 1/v। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। 12 का टेबल में 36 3 बार में, तो यहाँ पर -3 प्लस 18 का टेबल में 32 टाइम्स में, तो 2 इक्वल टू 1/v। तो -3 प्लस 2 क्या होगा? -1/36 इक्वल टू 1/v। तो v क्या हो जाएगा? v आपको पता है ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -36 सेंटीमीटर। जो आपको क्या निकला? ये आपका इमेज डिस्टेंस निकला। ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि आपका जो मिरर है वो आपका रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, आपको पता है कोई भी अगर मान लीजिए हम लोग कॉनकेव मिरर को यहाँ लेते हैं, अगर आपका इधर इमेज बनता है तो वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव साथ में क्या दिख रहा है आपको? नेगेटिव, मतलब ये इधर नेगेटिव बनता है, नीचे ये इन्वर्ट है, क्योंकि इन्वर्टेड और इन्वर्टेड हमेशा क्या बनाता है? रियल बनाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज मिल गया हम लोग को, v इक्वल टू -36 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ द इमेज, इसके बाद क्या पूछा? हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज के लिए यहाँ पर हम लोग बना रहे, देखिए तो आपको पता है मैग्निफिकेशन जो होता है आपका मिरर में, वो क्या होता है आपका? -v/u होता है, ये वाला चीज़। उसी के इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला होता है। तो -v का वैल्यू क्या दिया? v का वैल्यू आपको यहाँ पर मान लीजिए माइनस दिया हुआ है, v का वैल्यू क्या दिया? -36। तो यहाँ पर -36/u, ये 6 है। ठीक है, और u कितना दिया हुआ? u आपका -18, तो -18, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, और 18 का टेबल में 2 आ जाएगा। तो मतलब आपका जो मैग्निफिकेशन आ गया वो -2 आ गया, जो किसके बराबर है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो आपको फिर यहाँ पर क्या लो, m के जगह पर यहाँ पर -2 लिख दिए, और हाइट ऑफ इमेज तो हम लोग को निकालना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया? 3 दिया। तो ये इधर जाके इंटू हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये मतलब ये ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर से इंटू हो जाएगा। तो -3 × 2 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, तो कितना होगा? -3 × 2 इक्वल टू -6 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, जो क्या होगा, ये हाइट होगा। ये माइनस क्या दिखा रहा है, इन्वर्टेड को दिखा रहा है, मतलब रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, हाइट ऑफ द इमेज कितना आया आंसर, हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू आया -6 सेंटीमीटर, और आपका जो वी है वो कितना है, -36 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2023 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। ठीक है, तो हम लोग उसको देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, वाई? एटीपी को क्यों एनर्जी करेंसी बोला जाता है, तो उसके पीछे हम लोग देख रहे हैं। आपको पता है हम लोग का बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, हम लोग का जो बॉडी में ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, टूटता है, मतलब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है, और उसके साथ एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, उसके साथ CO2। मान लीजिए आपको अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिख के बताते रहे, तो हम लोग क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, और ये किसका प्रेजेंस में टूटता है, आपका ऑक्सीजन का प्रेजेंस। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, उस ब्लड में रहता है ऑक्सीजन, और वो एक आपका सेल में जाकर जहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है, और साथ में जो होता है वो एनर्जी रिलीज करता। तो ये आपका क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया, और क्या बनाता है आपका क्या बनाता है आपका CO2 बनाता है, H2O बनाता है, साथ में एनर्जी रिलीज करता है। ये जो एनर्जी होता है ये किस फॉर्म में होता है, ATP का फॉर्म में। और कितना ATP होता है आपको पता है, 38 ATP होता है। कितना होता है, 38। इसी ATP के बारे में पूछ रहा कि इसको करेंसी क्यों बोला जाता है, तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर। तो ATP इज द प्राइमरी एनर्जी कैरियर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है, और वो उसका प्राइमरी ये होता है, सोर्स होता है ATP। ठीक है, जहाँ पर फॉस्फेट बॉन्ड जो होता है वहाँ पर वो डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होकर वो एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है उस बॉन्ड को। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इट रिलीज एनर्जी व्हेन इट्स फॉस्फेट बॉन्ड आर ब्रोकन। जब फॉस्फेट बॉन्ड वहाँ पर ब्रॉक होता है, मतलब टूटता है, तब वो एनर्जी रिलीज करता है, विच इज यूज फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। उसके बाद हम लोग जितने सारे जो काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो हम लोग को मदद करता है वो एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, समझ में आ गया ATP फॉर्म में, और ये कहाँ पर होता है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, एनर्जी सेल बोला जाता है, आपको पता ही है, पता है ना, वो उसको बोला जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब वो कहाँ होता है, सेल में होता है, आपका सेल का अंदर में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन ब्रीथिंग। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम इज द एसेंशियल अमाउंट ऑफ एयर दैट ऑलवेज स्टे इन आवर लंग्स। मतलब ये वाला जो आपका ये वॉल्यूम जो होता है, यहाँ पर हमेशा क्या रहता है, एयर रहता है। क्या रहता है, एयर हमेशा। इवन आफ्टर यू फोर्सफुली एक्सेल, यानी कि अगर इनहेल और हम लोग को पता है ब्रीथिंग में क्या होता है, इनहेल होता है और एक्सेल होता है। अगर मान लीजिए हम लोग फोर्सफुली एक्सेल कर देते हैं एयर को, तो फिर भी हम लोग के पास क्या रहता है, इस वॉल्यूम में कुछ एयर मतलब रहता ही रहता है, ये पूरी तरह से खाली नहीं होता है, उसी को रेसिडियल वॉल्यूम हो रहा है। ठीक है, पॉसिबल। फिर प्रिवेंटिंग द टाइनी एयर सेक एल्वोइली कोलैप्सिंग एंड इंश्योरिंग कंटिन्यूस गैस एक्शन। और वो क्या करता है, आपका जो वो रेसिडियल वॉल्यूम है, जो एयर रहता है, फिर वो क्या करता है, एल्वोइली उसको क्या करता है, सेक मतलब ये करता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर उस यहाँ से ऑक्सीजन लेके उसके बाद उसको क्या करता है, प्योर करता है। ठीक है, एल्वोइली ये क्या करता है, इंश्योरिंग कंटिन्यूस गैस, वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिगर में इसको समझा दे रहे। देखिए ये हम लोग का लंग्स है, क्या है, ये लंग्स है, ये आपका लंग्स है। तो आपको पता है ये लंग्स जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ जाता है इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और ये जो ये अलग हो जाता है इसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल। और यहाँ पर आपका रहता है क्या, एल्वोइलीज। क्या रहता है, एल्वोइलीज, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर जूम करके बताया, देखिए ये है एल्वोइलीज। छोटे छोटे जो सैक होता है, यहाँ पर क्या होता है, वो जो आपका एयर होता है उसको एब्जॉर्ब करके रखता है, इसके पास वो वाला प्रॉपर्टी पाया जाता है। ठीक है, ये क्या बोले हम, ट्रेकिया बोले, जिसको विंड पाइप ट्रेकिया। उसके बाद ये वाला अलग हो गया, इसको हम लोग बोले क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। और जो छोटे छोटे फिर पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और जो उसके बाद जो छोटे छोटे आपको और इसको जूम आउट करते हैं तो ये दिखता है, जिसको हम लोग एल्वोइली बोलते हैं। और इसी का काम होता है क्या करना, वो एब्जॉर्ब करना, किसको, एयर को। और उस एयर में से किसको वो लोग ये करता है, प्योर करता है, ऑक्सीजनेटेड एयर को। ठीक है, और ये वाला हम लोग का फिर क्या करता है, आगे फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, हो गया ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया। और आपको पता है हम लोग अगर ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि जब हम लोग एयर को लेते हैं इन्वायरमेंट, तो हम लोग का पता है, आप लोग का जो नीचे डायफ्राम होता है वो फ्लैट होता है, और हम लोग का क्या होता है, फ्लैट होता है। वो हवा अगर अंदर में जा रही है तो उसके सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो फ्लैट हो जाता है। आपको जो यहाँ पर नीचे क्या होता है, एक डायफ्राम होता है। और जैसे हम लोग हवा लेते हैं, यानी कि एयर को लेते हैं अपने इन्वायरमेंट, तो ये फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। फिर जैसे हम लोग बाहर एक्सहेल करते हैं तो ये फिर से आपका क्या हो जाता है, वो आपका क्या हो जाता है, आपका फिर कर्व बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, फ्लैट से ये फिर ये बन जाता है चिप। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ये एल्वोइली है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब कुछ नहीं है, आपको जो रेसिडुअल होता है वो आपके पास कितना भी आप एक्सहेल कर ले, वो कुछ एयर को वो एब्जॉर्ब करके रखता है, ताकि जो आपका जो सेलुलर हो वो आपका स्टॉप ना हो। ठीक है, जो उसके बाद क्या हो सकता है, और वो क्या हो, मतलब कंटिन्यूस गैस का जो एक्सचेंज हो पाए, मतलब हम लोग का बॉडी के अंदर एयर का कमी ना हो। ठीक है, एयर में कौन सा चीज़, ऑक्सीजनेटेड। ओके, ठीक है, उसके बाद सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन ए चाइना डिश। सिल्वर क्लोराइड को कहाँ रखा जाता है, चाइना डिश में। और ये टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, और ये क्या करता है, ग्रे में चेंज हो जाता है। तो क्या बोला, राइट द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड व्हेन इज केप्ट इन चाइना डिश। मतलब
आपको पता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों को आपको सनलाइट के ये में अगर रखते हैं तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है, ठीक है। तो उसका जो इनिशियल कलर होता है वो आपका ग्रे होता है। क्या होता है? ग्रे होता है, ठीक है। इसका इनिशियल कलर क्या होता है? ग्रे। क्या होता है? ग्रे, ठीक है। फिर इसको अगर हम लोग रखते हैं कि इसमें चाइना डिश में, तो वो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है, जिसके कारण उसका जो कलर होता है आपको वो चेंज हो जाता है, व्हाइट कलर में वो चेंज हो जाता है। देखिए सिल्वर क्लोराइड AgCl इज अ व्हाइट सॉलिड दैट अंडरगोज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है, यानी कि ये एक तरह का एक केमिकल रिएक्शन है जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कैसा है? फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन बोलो या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलो, ठीक है। डिकम्पोजिशन, ठीक है। और फोटो मतलब क्या होता है? सनलाइट होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है, ठीक है। ये सनलाइट का प्रेजेंस में, ठीक है। फिर व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है तो रिजल्ट क्या होता है? कलर में चेंज होता है टू ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक सिल्वर। क्या हो जाता है? ये मेटेलिक सिल्वर हो जाता है। मतलब इसका जो इनिशियल कलर था वो आपका क्या था? व्हाइट था, पर ये आपको अगर रखते हैं हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में तो इसमें क्या होता है? ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जो AgCl होता है वो आपका सनलाइट का प्रेजेंस में अगर रख रहे हैं तो इसमें केमिकल रिएक्शन में दो प्रोडक्ट मिलता है, Ag प्लस Cl, और इस Ag का कलर जो होता है वो व्हाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? नेम द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसमें कैसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन का पार्ट है। डिकम्पोजिशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक थर्मल, एक क्या होता है? थर्मल हो गया, एक फोटो हो गया, और दूसरा क्या होता है? दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। एक हो गया थर्मल जिसमें हीट प्रोवाइड करते हैं, एक होता है फोटोलाइटिक जहाँ पर सनलाइट का प्रेजेंस में होता है, और एक होता है आपका क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक जहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, ठीक है। ये तीनों समझ में आ गया। स्टेट वन ऑफ द यूज ऑफ रिएक्शन, नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज्ड टू इन सेम पर्पस। मतलब स्टेट और एक तो इसका एग्जांपल बोले जो इस सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करता है। तो यहाँ पर देखिए एज द कलर ऑफ सिल्वर व्हेन इट्स वाज चाइना डिश वाज व्हाइट, ठीक है। एट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डिश इज व्हाइट, ठीक है। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या हुआ? द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बता दिया आप लोगों को फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। ये AgCl होता है, ये Ag और Cl में टूट जाता है। वन यूज ऑफ दिस रिएक्शन इज ब्लैक एंड, हाँ इसका यूज़ कहाँ पे होता है? एक्चुअली अगर इसका केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है? इसका तो इसका यूज जो होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है, ठीक है। ड्यू टू हिज लाइट सेंसिटिविटी, क्योंकि इसके पास लाइट सेंसिटिविटी बहुत अच्छा होता है, मतलब लाइट को अच्छा से ये एब्जॉर्ब करता है और साइनी प्रॉपर्टी को दिखाता है। फिर क्या होता है? AgBr ऑल्सो अंडरगो सिमिलर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। इसका भी सेम पर्पस, मतलब AgBr इसका भी सेम दिखाएगा और AgCl ये भी सेम दिखाएगा, ठीक है। ये दोनों उसका सेम प्रॉपर्टी पाया जाता है, और ये दोनों ही किसका एग्जांपल है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल केमिकल इक्वेशंस लिस्ट 2 मेन डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। हाँ यहाँ पर रोस्टिंग और यहाँ पर मेटल नॉन मेटल का चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता है जो मेटलर्जी होता है वो क्या होता है? आपको डिफरेंट मिनरल से जो मेटल को एक्सट्रैक्शन किया जाता है वही मेटलर्जी होता है। तो उसमें कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। जैसे 5 स्टेप में क्या होता है? एक क्रशिंग किया जाता है, मतलब साफ सफाई किया जाता है, सॉरी उसमें क्रशिंग किया जाता है, मतलब उसको बड़े मिनरल्स को छोटे छोटे पाउडर में चेंज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रशिंग। क्या बोलते हैं? क्रशिंग। सेकंड में क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब वो क्या होता है? कंसंट्रेशन मतलब सफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उस सफाई किए हुए मिनरल्स या ओर को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। और फिर उसके बाद क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। जो कन्वर्जन होता है उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करना? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। किस में? मेटल ऑक्साइड में, ताकि क्या हो? 4th स्टेप में उसका रिडक्शन करके उस मेटल को हम लोग इंडिविजुअल मतलब ऑब्टेन कर सके। लास्ट में उसका क्या होता है? प्योरिटी करने के लिए रिफाइनिंग करते हैं, जो आपका 5th प्रोसेस होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन पूछा है। तो आपको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कब होता है? जब आपका किसी भी मिनरल्स यानी कि किसी भी और, आपको पता है मिनरल्स और में डिफरेंस कुछ नहीं है। जिससे हम लोग चीपली मतलब बहुत आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसको उस मिनरल्स का ओर बोलते हैं। मतलब ओर जो होता है जिससे हम लोग आसानी से, वो भी एक प्रकार का मिनरल्स ही होता है बट उससे आसानी से हम लोग मेटल को ऑब्टेन कर पाते हैं, ठीक है। वो बोला जाता है उसको ओर, ठीक है। तो वो ये कब यूज होता है? जब आपको उस मेटल को आपको ऑक्साइड में चेंज करना होता है, तब हम लोग को इस रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का यूज करते हैं। इसका क्या बोल रहा है? टू प्रोसेस यूज्ड इन मेटल टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर्स। द मेन डिफरेंस आर, इसके बेस हम लोग डिफरेंस को देखते हैं। तो आपको पता चल गया रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का भी यूज किया जाता है जब आपका उस ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहे हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या? इट इन्वॉल्व्स हीटिंग द ओर इन द प्रेजेंस। आपको पता है रोस्टिंग जो होता है ये कौन सा ओर होता है? ये आपका सल्फाइड ओर होता है। क्या होता है? सल्फाइड ओर, ठीक है। ये आपका मेनली सल्फाइड ओर होता है, सल्फाइड ओर्स, ठीक है। ये सल्फाइड ओर के साथ किया जाता है, इसको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका यहाँ पर क्या रहेगा? प्रेजेंस रहेगा। और कैल्सिनेशन जो होता है ये आपका कौन सा ओर रहता है? कार्बोनेट ओर। कौन सा रहता है? कार्बोनेट
और, ये क्या रहता है कार्बोनेट और, ठीक है। ये कार्बोनेट और को ये क्या हीटिंग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं यूज़ किया जाता, यहाँ पर किया जाता है मतलब लिमिटेड लेवल पे किया जाता है, मतलब लिमिटेड रहता है एकदम ना के बराबर, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इट इज़ टिपिकली यूज फॉर सल्फाइड, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये सल्फाइड और के लिए यूज़ किया जाता है इनटू ऑक्साइड, मतलब इसको किस में चेंज करता है और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये भी वही सेम चीज़ है आपको क्या, वाइल्ड कैल्सिनेशन यूज फॉर कार्बोनेट और टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या करने के लिए यूज किया जाता है CO2 को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना रोस्टिंग जो होता है ये सल्फाइड और के लिए होता है, किसके लिए होता है सल्फाइड और, तो इसके लिए ट्रिक भी है, देखिए ROS यहाँ पर S दिख रहा है तो S से सल्फाइड, और यहाँ पर देखिए कैल्सिनेशन यहाँ पर C आपको चौथा नंबर पर दिख रहा है, C से आपका कार्बोनेट, क्या हो गया कार्बोनेट, समझ में आ गया आप लोगों को। और फिर देखिए यहाँ पर क्या है रिएक्शन, देखिए अगर रिएक्शन यहाँ पर सल्फाइड हो रहा है तो उसका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन टेक प्लेस करवा रहा है तो आपको मेटल ऑक्साइड मिल जा रहा है, जिसको बोल रहे जिंक ऑक्साइड, क्या बोल रहे हैं जिंक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया, तो यहाँ पर कार्बोनेट हो रहा है तो यहाँ पर कोई ऑक्सीजन आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर जो होता है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये लिमिटेड ईयर ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका तो क्या पर एकदम भट्टी उट्टी में इसको ये किया जाता है, जलाया जाता है, मतलब इसको डायरेक्ट प्रॉपर एयर नहीं दिया जाता ऑक्सीजन, ठीक है। फिर किस में कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमको टारगेट क्या था ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, तो हम लोग को ऑक्साइड मिल गया। अब इस ऑक्साइड को क्या किया जाएगा बताइए, तो अब इसका रिडक्शन किया जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हो द मेटल कैन बी रिड्यूस फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ्टन आफ्टर रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन बाय यूजिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम लोग अगर इसको रिडक्शन करना तो हम लोग किसका यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का, सच एज कार्बन, और कार्बन का अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है पता है, जैसे जिंक ऑक्साइड है यहाँ पर कार्बन ला दिए तो जिंक और C मिलकर Zn अलग हो गया, यहाँ पर CO अलग हो गया, मतलब इसको मतलब हम लोग को टारगेट क्या जिंक को मिलना, मतलब जिंक जो हो वो इंडिविजुअल हो, क्या हो इंडिविजुअल हो, ठीक है। और सेकंड वाला आपको क्या एग्जांपल है, यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करके दिखा दे रहा आपको, छिप गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ सेकंड वाला क्या एग्जांपल है आपका CO है कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको अगर हम लोग ये करते हैं हीट करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिमिटेड लेवल लिमिटेड पे हम लोग यहाँ, अच्छा ये कैल्शियम जो होता है ये मतलब ये रिएक्टिविटी अच्छा होता है इसका, जिसके कारण इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है, ना कि इसके प्रेजेंस में कोई बर्न किया जाता है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोलाइस आपको पता है कि आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग रिएक्शन नहीं करवाते, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जहाँ पर कैथोड और एनोड होता है, ठीक है। इसको अगर हीट करते हैं तो कैल्शियम हम लोग को अलग मिल जाता है, ऑक्सीजन इससे सेपरेट हो जाता है। ऑक्सीजन आपको कहाँ मिलता है आपको बताइए, तो आपका एनोड में, और कैल्शियम जो होता है आपको कैथोड में मिलता है, कहाँ मिलता है कैथोड में, ठीक है। तो इसका हम लोग इस चैप्टर को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इसको अच्छा से आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे, मतलब आपको इमेजिनेशन, मतलब आपका ये क्या बोलते हैं आपका एनिमेशन के थ्रू समझाएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद क्या एक ओम्स लॉ, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी करंट से आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से VI ग्राफ फोटो आपको पता है ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये प्रोपोर्शनल हरता मतलब क्या होता है I इंटू R, ये R जो होता है ये कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाला बता रहा है, तो इसमें एक ग्राफ दिया गया है V और I का, ये VI आपको पता है V और I में जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस को दिखाता है, मतलब जितना ज़्यादा स्लोप होता है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए ये एक आपका वायर है और मान लीजिए ये आपका वायर है, तो किसका ज़्यादा स्लोप है, इसका ज़्यादा स्लोप है ना, इसका ज़्यादा स्लोप है, तो इसका ज़्यादा स्लोप है, मतलब इसका अगर ज़्यादा स्लोप है तो इसका R भी ज़्यादा होगा, इसका स्लोप अगर कम है तो R भी इसका क्या होगा कम होगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर BB एक वायर क्या लिख रहा है, देखिए सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर विच ऑफ द टू मेड ऑफ ए मटेरियल इज हाई रेजिस्टिविटी। अच्छा किसका हाई रेजिस्टिविटी, गिव रीजंस टू जस्टिफाई, मतलब किसका ज़्यादा रेजिस्टिविटी है, तो आपको दिख रहा है B का जो वायर है इसका क्या आपका ज़्यादा इसका स्लोप बन रहा है, मतलब इस दोनों के बीच में जो एंगल हो रहा है आपका एंगल काफ़ी ज़्यादा है, और इस वायर और इसके बीच में क्या एंगल कम है, मतलब इसका ज़्यादा आपका क्या है R है, और R ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा, क्यों, क्योंकि आपको पता फॉर्मूला जो होता है R इसको रो L/A होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है, ये रो होता है, अच्छा से लिख दे रहे हैं रो L/A, ठीक है। तो R जिसका ज़्यादा होगा उसका रो ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल टू I R, पता चल गया आपको V इक्वल टू I R, रेजिस्टेंस कैन बी एक्सप्रेस R बराबर V है, आपको पता है V इक्वल टू I R होता है, तो अगर R को हमको निकालना तो V इधर I नीचे आ जाएगा, ये नीचे R हो गया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है VI ग्राफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ए स्लोप इंडिकेट हायर रेजिस्टिविटी, ये स्लोप किसको दिखाता है हायर रेजिस्टेंस को दिखाता है, ठीक है। तो उसी तरह देख रहे हैं हम लोग रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टिविटी रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस बाय द फॉर्मूला, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ फॉर्मूला रिलीज ए मटेरियल रेजिस्टिविटी टू रेजिस्टेंस टू ए कंडक्टर, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है क्या R बराबर रो LA, इस रो को निकालेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये L नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा रो आ जाएगा, ठीक है। यही वाला चीज़ बताया गया यहाँ पे। सिंस बोथ वायर हैव द सेम लेंथ, यहाँ पर सेम लेंथ है एंड सेम डायमीटर है, मतलब क्रॉस सेक्शन, मतलब इसका क्या क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी, मतलब R जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके रो के, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी है, ये आपका रेजिस्टिविटी है, ठीक है, रेजिस्टिविटी
ये आपका रेजिस्टिविटी है, ठीक है, रेजिस्टिविटी हो गया। तो ये हो गया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी। देयरफॉर द मटेरियल ऑफ वायर बी हैविंग हायर रेजिस्टेंस आल्सो हैज हायर रेजिस्टिविटी। अगर जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगा। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? मैटर ऑफ आपका नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो अलग मैटर है उसका, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमिना इन विच लाइट इज स्ट्राइकिंग स्मॉल पार्टिकल फॉर अ मीडियम इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स स्टेट इज पाथ। हाँ, स्कैटरिंग क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई लाइट अगर सीधा आ रहा था, वो अपने पाथ से वो इधर उधर क्या हो जाए, मतलब अब उसका पाथ से वो बिखेर जाए, उसी को तो स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। स्कैटरिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। मान लीजिए ये एक ठो ये किसी पार्टिकल्स का वेवलेंथ है, मान लीजिए एक ऐसा वाला वेवलेंथ, एक किसी लाइट का, ठीक है, और एक लाइट का वेवलेंथ मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से। तो किसका ज़्यादा डेविएशन होगा बताइए? जिसका वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि जितना वेवलेंथ कम होगा उतना पार्टिकल से वो स्ट्राइक करेगा, मतलब जितना पार्टिकल्स रहेगा उसके साथ टकराएगा और वो पूरा स्कैटर हो जाएगा। लेकिन ये वाला वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये स्कैटर नहीं होता। आपको पता है रेड का जो स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है, और रेड का अगर काफ़ी ज़्यादा मतलब ये होता है स्कैटरिंग होता है तो वो ज़्यादा डेविएट नहीं करता पूरा इन्वायरमेंट में। इसीलिए हम लोग को आसमान कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है, कि उसका ज़्यादा स्कैटरिंग है कंपेयर टू रेड, ठीक है। जिसका वेवलेंथ कम रहेगा वो ज़्यादा स्कैटर होगा। मान लीजिए ये पार्टिकल्स पूरा ये क्या हो जाएगा? पूरा फैल जाएगा, पूरा डस्ट पार्टिकल्स रहेगा, उसके साथ टकराएगा, पूरा फैल जाएगा और क्या दिखेगा? ब्लू दिखेगा। जबकि रेड का काफ़ी वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ये टकराता कम, इसीलिए ये फैलता नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, एयर मॉलिक्यूल, स्मोक ETC आर एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड री इमिट्स डिफरेंट डायरेक्शन, जिसके कारण ये उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करता है? डेविएट करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया स्कैटरिंग। व्हाई डज द स्काई कलर अपीयर्स? द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो स्काई आपका ब्लू दिखता है वो किसके कारण दिखता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखता है, सनलाइट बाई एयर मॉलिक्यूल्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। व्हेन सनलाइट इंटर्स द एटमॉस्फेयर, जब सनलाइट इंटर करता है एटमॉस्फेयर में, द स्मॉल एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटर लाइट इन शॉर्टर वेवलेंथ मोर इफेक्टिवली देन द लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? द स्मॉलर एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटर लाइट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? द स्मॉलर एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटर लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ मोर इफेक्टिवली देन लॉन्गर वेवलेंथ। आपको पता है जिसका ज़्यादा स्कैटरिंग होगा वो आपका मतलब जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होगा वो स्कैटर कम होगा। वेवलेंथ मोर इफेक्टिवली देन द लॉन्गर वेवलेंथ। ब्लू लाइट हैज़ द शॉर्टर वेवलेंथ कंपेयर टू द रेड लाइट, सो इट स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन। जो आपका ब्लू लाइट होता है उसका वेवलेंथ कम होता है, वो स्कैटर चारों ओर हो जाता है, ठीक है, समझा दिया आपको। एंड रीचेज आवर आइज फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द स्काई, ये हम लोग का आँख में सीधा पड़ता है। ऑल्दो वॉयलेट लाइट इज स्कैटर इवन मोर, आवर आइज आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू लाइट एंड सम वॉयलेट लाइट एब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर मेकिंग दिस। आपको पता है आपका जो विवग्योर होता है, अगर विवग्योर लिखते हैं यहाँ पर विवग्योर, ठीक है, इसको यहाँ पर लिखते हैं विवग्योर, ठीक है। तो रेड कलर देखिए सबसे ऊपर में कौन है? रेड है। ये आपका क्या? आपका डेविएशन का है आपका ये, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, उसके बाद ये डेविएशन करता है, सबसे कम ये करता है, ठीक है। तो ये इस ऑर्डर में आपको लिखा गया स्कैटरिंग, मतलब इसमें वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ, तो ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये येलो हो गया, ये ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ठीक है। तो वॉयलेट का सबसे ज़्यादा ऑर्डर, बट वॉयलेट हम लोग को नहीं दिखता क्योंकि हम लोग का जो आँख होता है ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है ब्लू कलर में। तो आपको यहाँ पर फिगर भी दिख रहा है, देखिए स्पेरिकल स्कैटरिंग रेस फ्रॉम ब्लू पार्ट ऑफ द स्मॉल, देखिए किस तरह से फैल गया, और ये जो आपका सीधा आ जा रहा है अर्थ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? लाइट, ये सनलाइट का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। ये चारों ओर फैल जाता है ड्यू टू द मतलब लो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब इसका स्कैटर कम होता है लाइट का। और स्कैटरिंग और वेवलेंथ में क्या होता है? इन्वर्सली रिलेशन होता है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। फिर इसके बाद वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट प्योर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग ब्लड एंड क्यों हम लोग को इंपॉर्टेंट है कि मिक्सिंग ब्लड का जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मिक्स होने से मतलब प्रिवेंट रोकना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो हम लोग देख रहे हैं इट इज़ इंपॉर्टेंट प्रिवेंट ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग इन ब्लड एंड मेंटेन मैमल्स टू इंश्योर एफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू। आपको पता है अगर दोनों मिक्स हो जाएगा तो हम लोग को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जहाँ पर सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल में क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जहाँ से उसको एनर्जी मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों कभी मिक्स नहीं होना चाहिए। मिक्स होने से दिक्कत है, क्योंकि मिक्स अगर हो जाएगा तो आपका सेल में जो जाएगा वो प्योर नहीं रहेगा, प्योर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस नहीं करेगा, वो अच्छा से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? फिर क्या हो रहा है? विच आपको पता है हम लोग का हार्ट जो होता है ह्यूमन हार्ट में ये सेप्टम पाया जाता है। ये सेप्टम क्या करता है? आपको सेपरेट करता है दो चैम्बर को, ठीक है, चार चैम्बर मतलब, ठीक है। ये आपका एक चैम्बर हो गया, ये आपका मतलब 1 2 3, हम लोग का हार्ट कितना 4 चैम्बर होता है। ये जो सेप्टम होता है ये हम लोग को सेपरेट करता है, ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये आपको पता है अगर ये सेप्टम नहीं रहेगा तो एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, वो अलग फिनोमिना, ये हम लोग का ह्यूमन के लिए है, ठीक है। ये आपका किसके लिए? ह्यूमन के लिए, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। तो उसी तरह मैमल्स और हम लोग किसका देख रहे हैं? बर्ड्स का देख रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल्स दैट कैन क्या बोल रहे हैं उसके बाद? विच एनिमल
कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन डिओक्सीजन ब्लड स्ट्रीम, वन विच फैक्टर डज द बॉडी टेम्परेचर ऑन दिस एनिमल पे डिपेंड, ठीक है, मतलब कौन सा एनिमल्स जो होता है टॉलरेट करता है, ठीक है, तो एनिमल्स दैट कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स इंक्लूड सर्टेन रेप्टाइल्स होता है और एम्फीबियन होता है, ठीक है, दोनों होता है रेप्टाइल्स और एम्फीबियन। दिस एनिमल्स हैव 3 चैम्बर, इन लोग के पास 3 चैम्बर होता है, कितना होता है 3 चैम्बर होता है, एम्फीबियन और आपका क्या होता है रेप्टाइल्स, आपका ये दोनों जो होता है ये क्या होता है आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, ठीक है। दिस एनिमल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट दैट अलाउज टू सी सम मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद द ब्लड टेम्परेचर, ये किस ऑन व्हाट फैक्टर डज द ब्लड टेम्परेचर ऑफ द एनिमल डिपेंड, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ दिस एनिमल डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, क्यों, क्योंकि ये लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है, ठीक है। टेम्परेचर एज दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल हीट सोर्स ऑफ रेगुलेट देयर टेम्परेचर, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। आपको पता ही है जो आपका एम्फीबियंस होता है रेप्टाइल्स होता है ये सब क्या होता है आपका क्या होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है, ठीक है, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गया एम्फीबियंस हो गया। उसके बाद सेकंड आपका सेकंड एग्जांपल हम लोग जाते हो, लेक्चर यहाँ पर एंड हो गया, सारा हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। उसके बाद थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक थोड़ा सा चीज़ बता रहे, देखिए बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप गोइंग, अपने ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। स्मॉल वेरी स्मॉल स्टेप यू टेक टुडे ब्रिंग्स यू क्लोज टू योर ड्रीम, मतलब छोटा स्मॉल वेरी स्मॉल, मतलब छोटा छोटा एवरी स्मॉल स्टॉप यू टेक स्टेप यू टेक, अच्छा यहाँ पर मिट गया थोड़ा सा बता रहे रुके, ठीक है, देखिए ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। एवरी स्मॉल स्टेप यू टेक टुडे ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर ड्रीम्स, जो आपका हर एक छोटा स्मेल जो रहेगा आपको आज जो आप कर रहे हैं एवरी स्टेप्स वो आपको अपने ड्रीम्स के सामने की ओर ले जाएगा, ठीक है। थैंक यू।